नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा द हिंदू के एक्सप्लेन सेक्शन में दिया गया है और टॉपिक क्या है, व्हाई इंडिया नीड्स अ नेशनल स्पेस लॉ अर्जेंटली। यानी भारत को जो है वो राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून बनाने की जल्द से जल्द जरूरत है। लेकिन आखिर ऐसा है क्यों? जैसा कि हमें पता है कि भारत जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में दिनों दिन तीव्र गति से वृद्धि कर रहा है। फिर बात हो चाहे चंद्रयान की, मंगलयान की, गगनयान की, इन जैसे मिशनों में भारत जो है वो लगातार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसी के साथ जैसे जैसे इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ती जा रही है, वैसे ही वैसे इस क्षेत्र में और अत्यधिक वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो आज हम पूरे इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मजबूत आधार वाला राष्ट्र एक मजबूत रीढ़ वाला राष्ट्र है। यानी कि जो कोई भी राष्ट्र जितनी ज्यादा वृद्धि करता है, जितनी ज्यादा प्रगति करता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, वो उतना ज्यादा वृद्धि करता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस पूरे एपिसोड में हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जान लेंगे कि चर्चा में क्यों है, यानी कि खबर क्या है। बाद में हम जानेंगे अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है, यानी कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की वर्तमान में जो स्थिति है उसको हम विस्तार से समझेंगे। साथ ही जानेंगे बाहरी अंतरिक्ष संधि 1967 के बारे में, इसमें क्या कहा गया है। इसके बाद हम जानेंगे अंतरिक्ष कानून के प्रति भारत का क्या दृष्टिकोण है। साथ ही जानेंगे कि भारत के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून का क्या महत्व है, यानी कि कितना जरूरी है भारत को ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून बनाना, और अन्य जो विकसित राष्ट्र हैं उनके लिए कौन कौन से कानून बने हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे में आगे की राह क्या होनी चाहिए और अंत में देख लेंगे अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की वर्तमान स्थिति, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा है कि भारत ने कई मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं और वो लगातार प्रयत्न किया जा रहा है नए नए मिशन को लॉन्च करने की। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई है और गगनयान मिशन की भी तैयारी हो रही है। इसी के साथ अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत का उदय हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे भारत इन मिशन को लॉन्च कर रहा है वो अंतरिक्ष क्षेत्र में जो शीर्ष स्थानों पर देश हैं, जो राष्ट्र हैं, उनमें शामिल हो रहा है, यानी कि नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। वहीं हमने देखा कि अब जो है वो निजी क्षेत्र की भागीदारी भी इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है और इसी के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के लिए एक नया युग बन रहा है। आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि भारत की अंतरिक्ष संधि 1967 क्या है, यानी कि ये संधि क्या कहती है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि आखिर ये संधि है क्या। तो ये संधि क्या है? अंतरिक्ष गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला मुख्य अंतर्राष्ट्रीय ढांचा, यानी कि एक फ्रेमवर्क है जिसके अकॉर्डिंग जो अंतरिक्ष गतिविधियां होती है उनको नियंत्रित किया जाता है। अब ये जो बाहरी अंतरिक्ष संधि है इसमें कहा क्या गया है? तो इसमें यह कहा गया है कि अंतरिक्ष मानवता की साझा विरासत है, यानी जो अंतरिक्ष है वो किसी देश या किसी राष्ट्र का नहीं है, किसी राज्य का नहीं है, बल्कि उस पे जो है पूरी मानव जाति का हक है। यहाँ हमने डिस्कस भी करें, किसी भी देश का राष्ट्रीय अधिकार नहीं है। वहीं अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए राज्यों को जवाबदेह होना पड़ेगा, यानी कि अगर अंतरिक्ष में किसी भी तरह की गतिविधि देखने को मिलती है, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक, तो उसके लिए किसे जवाब देना होगा? राज्य को। और ऐसी गतिविधियों में सरकारी और निजी गतिविधि दोनों शामिल हो सकती है, यानी इन दोनों में से किसी के द्वारा कोई नकारात्मक गतिविधि देखने को मिलती है तो उसका जवाब राज्य ही देगा। वहीं बता दें कि भारत जो है वो ये जो हमारी संधि है उसका हस्ताक्षर करता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि अंतरिक्ष कानून के प्रति भारत का दृष्टिकोण क्या है। तो भारत में कई टाइम से ये चर्चा चल रही है कि भारत के पास ऑलरेडी एक नीति है जिसका नाम है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। तो जब ऑलरेडी भारत के पास ये नीति है तो उसे कानून की जरूरत क्या पड़ी? अब एक एक करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जो नीति है वो हमारी ये कहती है कि लक्ष्यों और व्यापक दिशा निर्देशों को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो हमारी नीति है भारतीय अंतरिक्ष नीति वो सिर्फ लक्ष्य को और व्यापक जो दिशा निर्देश है, जो फ्रेमवर्क है, उनको प्रदर्शित करती है। इसके साथ ही अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देती है और दिशा प्रदान करती है। वहीं अगर कानून की बात करें तो कानून की हमें आवश्यकता इसलिए है क्योंकि नीति तो हमारी बन गई, लेकिन इसे लागू कराने का कार्य जो होता है वो कानून का होता है। तो ये जो कानून है वो जो नीति में जो भी इरादे हैं या भी जो भी लक्ष्य हैं, जो भी बाध्यकारी नियम है, उनके विनियमों में बदलाव करता है। इसके साथ ही स्थिर, अनुमानित और स्पष्ट नियामक वातावरण
प्रदान करता है। इसके अलावा कानून जो है वो लाइसेंसिंग का कार्य भी इसके अंतर्गत आता है, यानी कि किसे लाइसेंस देना चाहिए, इसके लिए जो भी मानक निर्धारित किए जाते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में, वो भी कानून के अंतर्गत डिफाइन किया जाएगा। और जो भी राज्यों की जवाबदेही होगी उसको स्पष्ट करेंगे अगर हमारे पास एक प्रॉपर कानून होगा। तो ये वैसा ही हो गया कि नीति तो बन गई, लेकिन कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक इस नीति के होने का भी कोई फायदा नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि भारत के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून का महत्व क्या है। जैसा कि हमने अभी देखा कि भारत जो कानून अगर हमारा बन जाएगा तो लाइसेंसिंग का कार्य, दायित्व और विवाद समाधान पर स्पष्ट कानूनी दिशा निर्देश का अभाव है। यानी कि अगर अभी कोई अंतरिक्ष में गतिविधि होती है तो इसका जवाबदेही किससे होना होगा, ये अभी तक डिसाइड नहीं, इसका अभाव है, तो इसलिए भी ये जरूरी है। साथ ही संवेदनशील तकनीकों की सुरक्षा, जासूसी को रोकने के लिए और अंतरिक्ष सैनिकरण से निपटने के लिए भी कानूनी निगरानी का अभी तक भारत में अभाव है। इसके अलावा अंतरिक्ष तकनीक में नवाचार को बढ़ावा देना, यानी कि अंतरिक्ष क्षेत्र में हमें नवाचार को और बढ़ाना है जिससे कि हम अंतरिक्ष क्षेत्र में और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इसके लिए भी ये कानून बहुत ज़रूरी है। और अंतरिक्ष मलबे अन्वेषण को बढ़ावा देना, जैसे जैसे हम इस क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं कई देशों द्वारा और भारत के द्वारा, तो एक समस्या जो देखने को हमेशा मिलती है कि अंतरिक्ष जो क्षेत्र है उसमें मलबे की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके निपटान की कोई एक प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो इसके निपटान के लिए हमें अन्वेषण की आवश्यकता होगी और इसलिए भी ये जो कानून बनाना है वो बहुत ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं कि भारत के पास तो फिलहाल ऐसा कानून नहीं है, लेकिन जो राष्ट्र हैं, जो विकसित हैं, उनके पास ऑलरेडी ऐसे कानून बने हुए हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण अधिनियम इनके यहाँ है, जो कि निजी कंपनियों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने की अनुमति देता है। इसके साथ ही साथ ये जो निजी कंपनियां हैं यानी प्राइवेट सेक्टर है, उनके लिए लायबिलिटी भी कवरेज प्रदान करता है। वहीं अगर हम लग्जमबर्ग की बात करें तो ये अंतरिक्ष से खनन करने के अधिकारों में अग्रणी है, यानी सबसे ऊपर स्थान पर है। और जापान की बात करें तो अंतरिक्ष मिशनों के लिए लाइसेंसिंग, बीमा और अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन के लिए नियम पहले से बने हुए हैं। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर हमें इस क्षेत्र में प्रगति करना है तो हम जल्दी से जल्द इस नियम को बनाने की कोशिश करें। तो अब हमने ये पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया। वैसे स्थिति में देख लेते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यही कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून का शीघ्र निर्माण करना चाहिए, यानी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके प्रॉपर ही कानून बनाया जाना चाहिए, जिससे कि दिशा निर्देश मिल सके और अंतरिक्ष क्षेत्र में जल्द से जल्द हम कार्यों को बढ़ावा दे सके एक प्रॉपर मार्गदर्शन में। साथ ही देश के रणनीतिक और वाणिज्यिक लक्ष्यों के साथ समझौता होने का खतरा हो सकता है। अगर हमारे पास जो है एक प्रॉपर कानून नहीं है तो देश के जो भी रणनीतिक और वाणिज्यिक लक्ष्य है उनको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, यानी कि भारत ने जो एक टारगेट सेट किया है उसको हम प्राप्त करने में कहीं ना कहीं चूक सकते हैं। इसके अलावा ही निवेश, प्रोत्साहन और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि जैसे जैसे हम प्रगति करते जाएंगे, जैसे जैसे हम कानून में सुधार करते जाएंगे, वैसे वैसे ही हम नवाचार को और निवेश को प्रोत्साहन दे सकते हैं। इसके अलावा वैश्विक अंतरिक्ष मंच पर मजबूत स्थिति बनेगी, यानी कि अगर हमारे पास अपना एक प्रॉपर कानून होगा जिसके अकॉर्डिंग हम काम करें तो जो है कि हमारा वैश्विक अंतरिक्ष मंच पर एक मजबूत स्थिति देखने को मिल सकती है। इसी के साथ हम अंत में देख लेंगे आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत को राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन है ए, अंतरिक्ष मलबे को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन बी, निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के लिए नियम बनाए जाने हेतु। ऑप्शन सी, वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन सुनिश्चित करने के लिए। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न को उत्तर कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। आज के टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।